हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। लेसन 4 आपका चल रहा था तो उसकी ये 20 यानी कि 20वीं वीडियो है। लेसन 4 की 20वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2021 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज करेंगे हम कंप्लीट, जिसका नाम है निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है, इसका क्या सिद्धांत होता है, क्या इसकी संरचना होती है, क्या इसकी क्रियाविधि होती है, कि इसकी सुग्राह्यता क्या होती है, इसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इसकी धारा सुग्राह्यता, इसकी वोल्टेज सुग्राह्यता, यानी ओवरऑल इसको पूरी तरह से निचोड़ देंगे आज। ठीक है। और कुछ बच्चों का क्या होता है कि यानी कि वो केवल एक टॉपिक को हमने सर्च मारा, जैसे कि हम निलंबित कुंडली धारामापी उसको देख रहे हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर की सारी वीडियो, लगभग ये लास्ट में वीडियो है, इसके बाद में एक साइकिल इलेक्ट्रॉन और रह जाता है और इसका एक दूसरा पार्ट और रह जाता है, यानी कि चल कुंडली धारामापी। तो उसके बाद में आपका ये खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इस चैप्टर की जितनी भी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं आपने तो वो जाकर देख लीजिए, और इस चैप्टर के नोट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो नोट्स भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए। पूरी फिजिक्स के चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिलेंगे, जिसकी लिंक आपको सभी की नीचे दे रखी है। इसी तरीके से केमिस्ट्री की भी मिलेंगे आपको नोट्स। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, समझते हैं इसको, बहुत ही प्यार से समझेंगे। तो देखिएगा, यदि मैं इस टॉपिक की बात करूं तो किसी भी टॉपिक में, यानी कि कोई भी हमने निलंबित कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरीके से आ जाता है। तो इसमें ये सारी चीजें करनी होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है। पहले तो यही चीज जान लो, क्योंकि ये एक धारामापी, और धारामापी का मतलब ये आपको क्या है, किसी भी परिपथ में धारा के मान ज्ञात करने वाला या धारा का मापन करने वाले यंत्र को या उपकरण को हम धारामापी कहते हैं। ठीक है। तो या फिर किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति बताएगा। तो निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है, उसका नीचे लिख देना परिचय। पहले हेडिंग एक डालना, उसमें लिखना परिचय, और परिचय में लिखना निलंबित कुंडली धारामापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति या धारा का मापन किया जाता है। क्लियर हो गई। यानी कि निलंबित धारामापी क्या है, एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात की जाती है या उसमें धारा का मापन किया जाता है। तो ये हो गया आपका धारा निलंबित कुंडली धारामापी। अब हमारा सबसे मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, इसका टॉपिक क्या है, सिद्धांत। इसका सिद्धांत, ये जो धारामापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो इसका चित्र है सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, इस तरीके से समझ जाओगे। तो सबसे पहले सिद्धांत। सिद्धांत कोई अलग चीज नहीं है, सिद्धांत वही है जो अब तक पढ़ते आए हो। आपने क्या पढ़ा है अब तक इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यदि हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें और उसमें हम धारा प्रवाहित करें तो वो क्या करने लगती है, घूमने लगती है। ठीक है। तो ये वही सिद्धांत है। तो सिद्धांत हो गया, सिद्धांत लिखोगे आप इसका कि जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो उस पर एक बलागुण कार्य करता है जिसके द्वारा कुंडली घूमती है। ये है इसका सिद्धांत। क्लियर हो गई। अब आपसे पूछ ले कोई कि इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत है कि जब, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कुंडली है और इसको हम किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में रख दें या लटका दें, तो ये एन और ये एस, जब किसी, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका सिद्धांत है जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच लटका देते हैं तो ये क्या करने लगती है, घूमने लगती है। तो ये इसका सिद्धांत। क्लियर हो गई बात, सिद्धांत समझ में आ गया। अब नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसके दो टर्म होते हैं, संरचना और क्रियाविधि। संरचना और क्रियाविधि यदि तुमने बढ़िया लिखी है तो एग्जामिनर यदि देखता है तो वो संरचना और क्रियाविधि को देखता है। तो संरचना सबसे पहले ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, संरचना को समझिए। देखिएगा, अब इसकी हम संरचना को समझते हैं। संरचना इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और संरचना को हम 9 पॉइंटों में देंगे संरचना इसकी, और इन 9 पॉइंटों को याद कर लिए तो संरचना याद हो गई। 9 पॉइंट कौन कौन से? एक नर्म लोहे की रॉड, और नंबर याद रखना, प्रत्येक नंबर इधर उधर ना हो जाए। पहले नंबर पर नर्म लोहे की रॉड, दूसरे नंबर पर एल यानी एल्यूमिनियम का फ्रेम, और तीसरे नंबर पर तांबे के तार की कुंडली, चौथे नंबर पर समतल दर्पण, पांचवें नंबर पर फास्फोर ब्रांच की पत्ती, और छठे नंबर पर टर्मिनल T1 T2, और सातवें नंबर पर स्प्रिंग, आठवें नंबर पर चुंबकीय ध्रुव, और नौवें नंबर पर कांच का बॉक्स। ये आपने 9 टॉप पॉइंट याद कर लिए तो समझ लो संरचना याद हो गई। देखो कैसे, सबसे पहले हम बोलेंगे इसमें एक नर्म लोहे की बेलनाकार रॉड होती है। देखो
सबसे पहले इसमें एक नर्म लोहे की बेलनाकार किरौड़, देखो ये सी दिखाई दे रही है, ये रही नर्म लोहे की किरौड़ होती है। तो देखिएगा एक एक करके हम पॉइंटों को खत्म करेंगे। देखिएगा ये पहला पॉइंट हो गया ना, हो गया क्लियर। इसमें क्या है, इसमें एक नर्म लोहे की बेलनाकार किरौड़ होती है, ये बन गई किरौड़, जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा होता है। दूसरा नंबर क्लियर हो गया, जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा होता है। ये फ्रेम लग गया, जो लाल सा दिखाई दे रहा है, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा दिया। इसके ऊपर तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। तो ये तांबे की कुंडली बना दी। इसके जो ब्लैक ब्लैक डार्क दिखाई दे रहा है, ये कि इसके ऊपर सबसे पहला क्या, नर्म लोहे की किरौड़ होती है, जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा होता है। उसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर कुंडली बनाई होती है या कुंडली लगी होती है, या यूं कह दीजिए एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तार की कुंडली लगी होती है या कुंडली लगाई जाती है। क्लियर होगी बात। तो कुंडली लगाने का मतलब क्या है कि कुंडली बना देते हैं हम, उस पर तांबे के तार लपेट देते हैं इसके ऊपर बहुत सारे। क्लियर होगी बात। तो यहां तक समझ में आ गया। अब चौथे नंबर पर हमारा क्या था, समतल दर्पण। इस कुंडली के ऊपरी भाग पर एक समतल दर्पण लगा होता है, ये चौथा नंबर हो गया। इस कुंडली के ऊपरी भाग पर एक समतल दर्पण लगा होता है। समतल दर्पण फास्फर ब्रांच की पत्ती से जुड़ा होता है, ये देखिए जुड़ गया। ये समतल दर्पण किससे जुड़ा है, फास्फर ब्रांच की पत्ती से जुड़ा होता है। सब फास्फर ब्रांच की पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। छठे नंबर पर क्या आ गई, मरोड़ टोपी। छठे नंबर पर क्या है, देखिए छठे नंबर पर मरोड़ टोपी, तो इसमें लिखा ही नहीं है। चलो इसको आप एक बीच में डाल दीजिए, यहाँ पे मरोड़ टोपी। ठीक है, क्लियर हो गई। तो इसमें छठे नंबर पर क्या, मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। उसके बाद मरोड़ टोपी को तार द्वारा, एक तार द्वारा टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं, 7वें नंबर पर। ठीक है, फिर 8वें पे लिखोगे, इस कुंडली का निचला सिरा स्प्रिंग से जुड़ा होता है। इस कुंडली का निचला सिरा स्प्रिंग के द्वारा टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं, या इस कुंडली के निचले सिरे में एक स्प्रिंग लगी होती है जिसे तार द्वारा टर्मिनल T2 से जोड़ दिया जाता है। क्लियर होगी बात। यहां तक समझ में आई नहीं आई संरचना। और इसके बाद में 2 पॉइंट और रह जाते हैं, चुंबक की ध्रुव और बॉक्स की बात, कि इस कुंडली को एक प्रबल चुंबक के बीच लटका देते हैं, या इस कुंडली के दोनों तरफ चुंबक के विपरीत ध्रुव रख देते हैं। विपरीत ध्रुव का मतलब क्या है कि इधर N इधर S, या इधर N कर दो इधर S कर दो। ऐसा मत करना कभी भी कि यहाँ पे N और यहाँ पे N, तो फिर कभी कुंडली घूमेगी नहीं। समझ में आई बात, नहीं आई? तो क्लियर हो गई बात। तो ये है। और फिर उसके बाद में एक कांच का बॉक्स क्या था कि इस पूरे उपकरण को धातु से बने एक बॉक्स में रख देते हैं, जिसके सामने एक कांच की खिड़की लगी होती है, ताकि ये उपकरण टूटे नहीं, क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए इसको धातु से बने फ्रेम में रख देते हैं। और इसके सामने हमें देखने के लिए, धारा का मापन करने के लिए उसके द्वारा, तो उसमें क्या लगा देते हैं, आपका कांच की खिड़की जोड़ देते हैं, लगा देते हैं। क्लियर होगी इसकी संरचना। तो संरचना देखो कितने मस्त तरीके से आई होगी संरचना, इससे ज्यादा इजी कहीं पर नहीं मिल सकती है आपको। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, संरचना को खत्म करते हैं। कि इसमें एक नर्म लोहे की बेलनाकार किरौड़ होती है, जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा होता है। उसके ऊपर एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तार की कुंडली लगी होती है, या तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली के ऊपरी सिरे पर समतल दर्पण जुड़ा होता है। समतल दर्पण को फास्फर ब्रांच की पत्ती से जोड़ देते हैं। इस पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। मरोड़ टोपी को एक तार द्वारा टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब कुंडली के नीचे की बात करते हैं। इस कुंडली का निचला सिरा, इस कुंडली का निचले भाग में एक स्प्रिंग जोड़ देते हैं। स्प्रिंग को एक तार द्वारा टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। इस कुंडली के दोनों ओर चुंबक के विपरीत ध्रुव लगा देते हैं, या चुंबक के विपरीत ध्रुव रख देते हैं, या इसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। इस कुंडली को किस में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। और इस पूरे उपकरण को
इस पूरे उपकरण को धातु से बने बॉक्स में रख देते हैं, जिसके सामने की ओर एक खिड़की लगी होती है, खिड़की नैन मटक्का करने के लिए, ताकि उसके मान को देखने के लिए। क्लियर होगी बात? तो ये आपका पूरा का पूरा उपकरण तैयार हो गया बनके, संरचना खत्म। क्लियर है? अब देखिएगा, अब इसका ये संरचना खत्म हो गया, अब इसकी क्रियाविधि कर लेते हैं, एकदम डीप तरीके से समझेंगे। देखिएगा किस तरीके से इसकी क्रियाविधि समझने से पहले आपको मैं दो बात बता दे रहा हूं। इसमें क्रियाविधि के लिए आपको एक लैंप होनी चाहिए और एक पैमाना होना चाहिए, दो चीजें जरूर चाहिए। इसकी क्रियाविधि को पहले समझो, उसके बाद में लिखना। तो पहले समझो किस तरीके से है। देखो, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये कुंडली घूम रही है नहीं घूम रही, स्वतंत्रतापूर्वक घूमनी चाहिए, इससे नहीं टकरानी चाहिए किसी चुंबक से। फिर उसके बाद में ये लैंप लेके आएंगे इसके पास, और लैंप, क्योंकि लैंप में प्रकाश होगा, प्रकाश इससे टकराएगा, क्योंकि दर्पण है, समतल दर्पण से जैसे ये यहाँ पर है, लैंप ये लेकर आए, लैंप से प्रकाश किरण आई, टकराई, और टकराने के बाद इस शून्य पर, यानी पैमाने को ऐसे हिला डुला के ऐसे कर लेते हैं कि ये टकराने के बाद इसके शून्य पर आ जाए। ठीक है? तो यानी कि लैंप से प्रकाश को इस तरह से सेट करते हैं पैमाने को, लैंप से टकराने के बाद प्रकाश किरण शून्य अंक पर, यानी शून्य अंक पर आपतित हो, यानी कि लैंप से टकराने के बाद प्रकाश किरण किस पर जाए? शून्य, पैमाने के शून्य अंक पर जाए। फिर क्या करते हैं, जिस धारा का हमें मापन करना होता है उससे टर्मिनल T1 से प्रवाहित करते हैं। जैसे टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित होगी तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर पहुंचेगी धारा और इसमें जाएगी। तो ये कुंडली है, कुंडली के दोनों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। जब कुंडली होती है उसमें चुंबकीय क्षेत्र में होकर गुजरती है, उसमें धारा, या धारा किसी कुंडली में गुजरती है और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में है, तो वो घूमने लगती है, जैसे सिद्धांत बताया था। तो जब ये कुंडली और कुंडली के दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें धारा भी बह रही है, तो ये घूमेगी। जब ये कुंडली घूमेगी तो कुंडली के साथ ये दर्पण है, ये भी घूमेगा। जब ये घूमेगा तो सीधी सीधी बात है, ये प्रकाश किरण फिर ये शून्य पर नहीं रहेगी, यानी बदल जाएगी इसकी स्थिति। तो ये कितना मान देगा उसी से हमें पता चल जाती है, यानी कि ये विक्षेप देता है। इसी विक्षेप को हम माप लेते हैं और जिसके द्वारा हमें धारा का मापन कर पता। तो शुरू करो, देखो किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले कुंडली को इस प्रकार सेट करते हैं कि वो कुंडली स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, यानी कि ये किसी से भी टकरानी नहीं चाहिए। ठीक है? घूम सके, घूम गई। सबसे पहले कुंडली को इस प्रकार सेट करते हैं कि यह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, और फिर लैंप से आने वाली प्रकाश किरणों को दर्पण के द्वारा परावर्तित करके पैमाने के शून्य अंक पर फोकस कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि लैंप से आने वाली प्रकाश किरणों को दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तित करके, दर्पण के द्वारा परावर्तित करके पैमाने के शून्य अंक पर फोकस कर लेते हैं। फोकस हो गया। फिर जिस धारा का हमें मापन करना होता है उस धारा को टर्मिनल T1 के द्वारा प्रवाहित करते हैं या टर्मिनल T1 में प्रवाहित करते हैं। जैसे ही धारा कुंडली में जाती है या कुंडली में प्रवाहित होती है तो कुंडली घूमने लगती है। कुंडली के साथ साथ समतल दर्पण है, कुंडली से जुड़ा दर्पण भी घूमता है, जिसके द्वारा प्रकाश बिंदु की, पैमाने पर स्थित प्रकाश बिंदु की स्थिति बदल जाती है। ये बदल गई, और इसी विक्षेप को नोट करके या इसी विक्षेप की गणना करके हम धारा का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर हो गई? अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन था, उसे कर लेंगे, धारा का मान कैसे निकलता है। तो एक बार और क्रियाविधि को समझ लीजिए। सबसे पहले कुंडली को इस प्रकार सेट करते हैं कि कुंडली स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। उसके बाद लैंप से आने वाली प्रकाश किरणों को दर्पण से परावर्तित करके पैमाने के शून्य अंक पर फोकस कर लेते हैं। फिर जिस धारा का हमें मापन करना होता है उस धारा को टर्मिनल T1 से प्रवाहित करते हैं। धारा जैसे ही कुंडली से होकर गुजरती है या कुंडली से होकर प्रवाहित होती है, या गुजरना लिखिएगा, जैसे धारा जैसे ही कुंडली से होकर गुजरती है तो कुंडली घूमने लगती है या कुंडली घूमती है, जिसके द्वारा कुंडली पर से जुड़ा समतल दर्पण भी घूमता है। ये कुंडली के ऊपर ही लगा हुआ है इस पर। ठीक है?
कुंडली से जुड़ा समतल दर्पण भी घूमता है। अतः इसी प्रकार या जिसके फलस्वरूप पैमाने पर प्रकाश बिंदु की स्थिति बदल जाती है, इसी विक्षेप को गणना करके हम धारा का मापन कर लेते हैं। अब देखिएगा इसके थोड़ा सा इसका डेरिवेशन सा उसे और करते हैं इसी क्रियाविधि में। तो एग्जैक्टली मान कैसे प्राप्त करते हैं वो चीज समझो। देखिएगा जैसे हमने इसमें धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करने से कुंडली घूमी, तो घूमने के कारण इस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो माना कि इसमें जो धारा जा रही है वो आई है, इस कुंडली का क्षेत्रफल ए है, और ये जिस चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है, तो चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने मान लिया बी है, और ये जैसे हमने इसमें धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करने से इसमें क्या हो गया, बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ, बल आघूर्ण। तो उस बल आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, इस बल आघूर्ण का मान हो जाएगा NIAB sin थीटा। अब देखिएगा n क्या है, क्योंकि ये कुंडली n फेरों से मिलकर बनी है, तार के तो n, ठीक है, फेरों की संख्या। I इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I, ये क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, और B क्या है, ये चुंबक जिसके बीच में लटकी है उसका चुंबकीय क्षेत्र, और ये थीटा क्या है, थीटा हमने बताया था ना कि जैसे हमने ये शून्य अंक पर आ रही है, अब ये घूम गया, तो घूमने के कारण ये यहाँ पे पहुंच गई, तो ये इसमें कितना कुंडली के तल कितना विक्षेप हुआ, कुंडली का तल इसका अभी इधर है, घूमा इधर, अभी ऐसे था और फिर ऐसे हो गया, तो कितना इसमें विक्षेप दिया इसने, कितना, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे कि अब इसका ऐसे है, मैं ऐसे है, और अभी क्या ऐसे कर लूँ, तो ये तल ऐसे सामने था, अब ऐसे चला गया, तो कितना एंगल घूमा वो चीज़, ठीक है। और आप जानते हो जो चीज़ घूमती है और घूमने के कारण त्रिज्या गोल बन जाता है, और गोल में क्या होता है, हमेशा थीटा का मान 90 डिग्री होता है, क्योंकि उसकी यानी कि वृत्त का प्रत्येक खंड उसके केंद्र के सापेक्ष, उसकी त्रिज्या के सापेक्ष क्या होता है, लंबवत होता है। इसीलिए यहाँ पे 90 निकाल देंगे, और sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि देखो जैसे मान लीजिए घूमा, घूमने के कारण ऐसे गोल बनाएगा, यानी कि ऐसे करके सामने है, ऐसे ऐसे घूमते चले जा, मैं घूम गया, तो ऐसे करके घूम के एक गोल बना देगा। और गोल का क्या होता है, त्रिज्या कहीं पर भी इधर जाएगा तो ऐसे खींच दीजिए, इधर जाएगा तो ऐसे खींच दीजिए, हमेशा 90 अंश बनाता है। तो मतलब त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र सदैव लंबवत होता है, ऐसे समझ लीजिए, और दिमाग में रख लीजिए सदैव थीटा का मान 90 अंश आएगा गोल गोल घूमने पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, NIAB इतना आ जाएगा। ये क्या है, बल आघूर्ण निकला, ध्यान से समझ लेना, ये है आपका बल आघूर्ण, ठीक है। अब देखो दूसरी बात यहीं से, अब स्प्रिंग का क्या रोल है, स्प्रिंग का बहुत बड़ा रोल है। सपोज करो कि ये बल आघूर्ण इस तरीके से आया है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ जनरली। देखो ये मेरे पास में कपड़ा है जिससे मैं रूमाल, जिससे देखो जिससे मैं मतलब साफ करता हूँ, जैसे ये सादा है, ठीक है। अब ये तो देखो नीचे फिक्स है, ऊपर फास्फर ब्रांच की पत्ती है, एक तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, और ऐसे करके ये घूम रही है कुंडली, ऐसे घूमी और घूमी, ये घूम गई, और घूमने के कारण इसमें बल आघूर्ण लग रहा है, ऐसे समझ लो, मेरा हाथ इस पर क्या लग रहा है, बल आघूर्ण, ध्यान समझ लेना। और फिर मैं इसको छोड़ूं तो क्या होगा, मैं घुमा तो ऐसे रहा था, ये पीछे को क्यों भागा, ये तो कपड़ा है। इसी तरीके से ये फास्फर ब्रांच की जो पत्ती होती है और नीचे स्प्रिंग से जुड़ी है, तो इस पर ये मड़ोर मारती है, यानी ऐंठन मारती है। तो जैसे ही जब कुंडली में धारा गुजरती है तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसका मान इतना होता है। तो बल आघूर्ण के कारण, क्योंकि इस पर ये घूम रही है, घूमने के कारण इस बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, और घूमने के कारण ही स्प्रिंग पर क्या हो जाती है, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इस पत्ती में, यानी फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। और ऐंठन के कारण, ये ऐंठन कैसे होती है, इस तरीके से उठ गई पीछे को, यानी विपरीत दिशा में ऐंठन उत्पन्न होती है। तो धारा के कारण बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, और ऐंठन के कारण उसमें ऐंठन बलयुग्म लगता है, और वो जिसे बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। तो ऐंठन के कारण, ऐंठन के कारण उत्पन्न प्रत्यानयन बल आघूर्ण कितना होगा, ये भी टॉ बराबर, और ये टॉ होगा C5, कितना C5। C क्या है, C आपका ये जो पत्ती लगी हुई है, फास्फर ब्रांच की जो पत्ती है उसके लिए नियतांक, ये स्प्रिंग और ये फास्फर ब्रांच की पत्ती का नियतांक होगा कांस्टेंट, और ये फाई कि ये कितना ऐंठन गुणांक होगा इसका, ये ऐंठन गुणांक होगा, ये C उस पत्ती के लिए नियतांक होगा स्प्रिंग का, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब ये दोनों के मान बराबर रख दोगे तो आप कितना हो जाएगा, NIAB
बराबर ये और ये दोनों बराबर रख दीजिए, ये वाला मान और ये वाला, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। न्यूटन का तृतीय नियम, जितना बल लगाएंगे उतना ही विपरीत दिशा में लगता है, जितना ये बल आगुड़ इधर लगेगा ऐंठन उतनी ही इधर की ओर लगेगी ऐंठन, ठीक है। दोनों के मान बराबर। तो आई का मान यदि मैं यहाँ से निकालूंगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सी फाई बट्टे और एन ए बी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब ये चीज़ आ गई, ये फाई वो है, सॉरी ये सी तो नियतांक था और जो फाई है, फाई आपका कोण था, कोण, ये कितने एंगल घूम रही है, ठीक है। ये इस पर कितना ऐंठन वॉल्यूम उत्पन्न हो रहा है, यानी ऐंठ के कारण ये कितना उल्टा घूम रही है वो चीज़। तो ये और ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ये चीज़ आपका इतना का इतना ये आपका नियतांक हो जाएगा, सी नियतांक, एन फेरों की संख्या भी आप ज्ञात कर लोगे, कितने फेरे हैं, ए इसका बेलनाकार कुंडली का क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा, बी चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात कर लोगे। तो बची ये फाई, तो ये चीज़ वही हमने क्या बताया था कि उस पर विक्षेप माप कर हम, तो ये विक्षेप हो जाएगा इसका, यानी ऐंठन के कारण विक्षेप। तो ये चीज़ ज्ञात करके हम धारा का मान आसानी से पता कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। और इसको हम एक नियतांक बोलेंगे, जिसको इसको मैं क्या बोल दूंगा, इस पूरे को एक नियतांक का नाम दे दूं तो इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर समझ लेना, ये आई और बराबर इस पूरे को मैं के दे रहा हूँ, के फाई लिख दे रहा हूँ। तो ये के क्या है, धारा परिवर्तन गुणांक कह दीजिए, क्या ये मान होता है धारा परिवर्तन, इसको धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं इसको। तो ये आपका धारा परिवर्तन गुणांक हो जाएगा। और सी का नाम क्या है, मरोड़ता या मरोड़ता गुणांक या मरोड़ दृढ़ता गुणांक। किसका मरोड़ दृढ़ता गुणांक हो जाएगा, ये इस फास्फोरस ब्रांच की पत्ती का, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती का ये कितनी मरोड़ दे रहा है, ये कितना इट रहा है, ठीक है। ऐसे लोहे की पत्ती तो जल्दी उठेगी नहीं, हो सकता है कि फास्फोरस ब्रांच की जल्दी उठ जाए। अभी मैं बताऊंगा फास्फोरस ब्रांच की पत्ती भी क्यों यूज करते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये इसका धारा का मान निकलेगा। तो धारा का मान किस बात पर निर्भर करता है, इस ये तो नियतांक है फिक्स वैल्यू, इस पर निर्भर करता है कि ये कितना उसका विक्षेप है, उसके विक्षेप पर उत्पन्न करता है, मरोड़ता के कारण इस पर कितना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। और ये डिपेंड करता है कि उसके धारा प्रवाहित करने पर ये कितना यहाँ पर ये कुंडली घूम रही है, तो उससे हमें ये धारा का मान पता चला। जितनी ज़्यादा धारा होगी, धारा का मान जितना ज़्यादा होगा, सिंपली आपको पता है, तो ये जितनी ही ज़्यादा घूमेगी, और ज़्यादा घूमेगी तो मतलब क्या है कि इस पर ज़्यादा धारा का मान पता चल जाएगा तब जब इस पर ज़्यादा विक्षेप होगा। और ज़्यादा विक्षेप कब होगा, जब इसमें धारा प्रवाहित ज़्यादा करेंगे। सीधी सीधी बात है। धारा का मान ज़्यादा होगा जो ज़्यादा घूमेगी, और ज़्यादा घूमेगी तो मतलब क्या है, ये फाई का मान ज़्यादा होगा, और फाई का मान ज़्यादा होगा तो धारा अपने आप ज़्यादा होगी। तो ये सीधे इस पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, कोई कहते हैं ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सेंसिटिविटी, धारा मापी की सेंसिटिविटी, तो वो क्या होती है देखिएगा, ये आई एस, ठीक है, सुग्राह्यता बराबर आई अपॉन फाई, ठीक है, ये है। यानी कि एकांक विक्षेप के लिए जो धारा होगी, एकांक विक्षेप के लिए जो धारा होगी उसी को, सॉरी एकांक ऐसे विक्षेप का, विक्षेप ऊपर धारा आई नीचे, तो एकांक धारा के लिए जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धारा मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। यानी 1 एम्पीयर धारा पर ये कितना विक्षेप दे रही है, ये कितना विक्षेप, यानी कि धारा मापी में कितना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, कितना ये ऐंठ रही है, कितना ऐंठन दे रही है, ये इस बात पर निर्भर करती है। तो देखिएगा, अब मैं कह रहा हूँ इसका ये आई है, और फाई का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था देखिएगा, अभी जो आपका आया था आई बराबर कितना आया था देखिएगा। नॉर्मली अभी आई बराबर निकाला था सी अपॉन एन ए बी फाई, ये था सी बराबर ये, तो यहाँ से फाई का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आई एन ए बी अपॉन सी। तो वो चीज़ यहाँ पर रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, आई एन ए बी अपॉन सी, आई से आई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन ए बी अपॉन सी, तो ये आई एस हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना सी का मान कम होगा, धारामापी की सुग्राह्यता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए हम फास्फोरस ब्रांच की पत्ती का यूज करते हैं ताकि उसके लिए सी का मान बहुत
कम होता है। क्लियर होगी बात। और जितना ज़्यादा विक्षेप होगा उसकी सुग्राह्यता उतनी ही ज़्यादा होगी और उसमें धारा का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही वो अच्छी मापन करेगी। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपका 12th क्लास का मैथ और हिंदी वहीं पर कराई जा रही है, तो वहाँ पर आपका मैथ और हिंदी रेगुलर आपको मिलेगी। ठीक है, जय हिंद।